Assalamualaikum students, welcome to online science lecture class 7। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियाँ। डिसऑर्डर खराबी को कहते हैं। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्डर्स आर डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल एक्सेट्रा। कुछ जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियां कौन कौन सी हैं कि वो डायरिया कहते हैं असहाल को या दस्त को, हार्टबर्न सीने में जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, अल्सर और गैस ट्रबल और गैस की बीमारी होती है गैस ट्रबल। ये बीमारियां हो जाएं तो हम कहते हैं कि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया है। Here we shall discuss diarrhea and the constipation। हम अभी नीचे डायरिया भी डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिपेशन के मुताबिक भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायरिया यानी कि असहाल या दस्त। डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस। डायरिया क्या होता है? इसमें नीम माया की शक्ल में जो फुजला है हमारा वो पास आउट होता है। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, रिएक्शन ऑफ सम मेडिसिन और जस्ट एंजाइटी और एक्साइटमेंट। ये जो है डायरिया ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और हम कोई ख़राब या गंदी या आलूदा खुराक खा लेते हैं उसकी वजह से भी होता है, और किसी दवाई का किसी मेडिसिन का रिएक्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा एंजाइटी यानी कि परेशानी भी हो तब भी हो सकता है, और एक्साइटमेंट अगर हमको ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो या ज़्यादा पुरजोश हो तब भी हो सकता है। ये इसकी कॉजेज़ हैं कि क्यों ये कॉजेज़ है डायरिया की। है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्बिंग, bloating, nausea, loose motion, fever and bloody stool. Some of the most common symptoms of diarrhea are abdominal pain, cramping, bloating, nausea, loose motions, fever and bloody stools। और इसके सिम्टम्स यानी कि इसकी अलामात क्या हैं? इसके अलामात में शामिल हैं एब्डोमिनल पेन कहते हैं पेट में दर्द, क्रैम्बिंग यानी कि आप का पेट जो है वो सख्त हो जाता है, और ब्लोटिंग यानी कि पेट थोड़ा सा फूल जाता है, नोजिया यानी कि मतली होती है, लूज मोशन पतले दस्त आते हैं, फीवर बुखार होता है, एंड ब्लडी स्टूल यानी कि आपके दस्त में ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स यानी कि सारी अलामात जो हैं अगर इनमें से कोई अलामात हो तो इट मीन्स कि वो डायरिया की अलामत होती है, डायरिया का सिम्टम्स होते हैं। डायरिया कैन बी फेटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। डायरिया जो है वो मुहलिक भी हो सकता है अगर आपको पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी को। अगर पानी की कमी कुछ ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा फैटल यानी कि मुहलिक हो सकता है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। इसलिए अगर किसी को ये डायरिया हो तो उनको चाहिए कि वो प्लेंटी ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा पिएं। अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस। अगर इस तरह नहीं होगा, अगर पानी ज़्यादा नहीं लेंगे, लिक्विड ज़्यादा नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया। डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, नुस्खा किस चीज़ का देते हैं? वो एंटीबायोटिक्स देते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। अगर हम कुछ रूल्स पे, कुछ चीज़ों पे, कुछ बातों पे अमल करने तो हम डायरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस। जो फुजले का तकलीफ दे या मुश्किल से अखराज, वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन्स में पास फेसेस 3 और लेस देन 3 टाइम्स इन अ वीक। अगर किसी को पेशेंट होता है, किसी शख्स को यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो वो हफ्ते में 3 या 3 से भी कम जो है दफ़ा वो वॉशरूम जाता है। इसका मतलब है कि वो अगर तो कोई शख्स जो है हफ्ते में 3 या 3 से भी कम बार वॉशरूम जाएगा, अपना फेसेस को पास आउट करेगा, तो इसका मतलब है कि वो उसे कॉन्स्टिपेशन है। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो है ना खराबी जो है बहुत ज़्यादा आम है। Constipation is caused by taking food low in fiber,
lack of physical activity, not drinking enough water, delay in going to washroom, एक्सेट्रा। अच्छा, ये होती क्यों है, इसके सबब क्या है, इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज ये है कि जो हम फाइबर जो है वो कम मिकदार में लेते हैं, जो और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जिस्मानी काम की कमी, और पानी का ज़्यादा ना पीना, और वॉशरूम जाने में थोड़ा सा देर करना, ये सारी वजूहात जो हैं किसकी हैं? कॉन्स्टिपेशन की हैं। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। किस तरह बच सकते हैं वो नीचे देखें, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अडॉप्टेशन ऑफ अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, हमें अपना जो लाइफस्टाइल है वो मुनासिब ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमें बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें फाइबर होती है, यानी कि वो कौन सी खुराक है जिसमें फाइबर होती है? वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, यानी कि इन चीज़ों में जो है वो अनाज, सीरियल अनाज को कहते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स फल और सब्जियां और अनाज ये ज़्यादा लेने चाहिए, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे, हमें पानी ज़्यादा मिकदार में पीने चाहिए, कम से कम कितना? 8 ग्लास इन अ डे एवरी डे पीना चाहिए। गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब हमें ज़रूरत महसूस हो तो हमें फ़ौरन वॉशरूम जाना चाहिए। अगर हम तमाम जो पॉइंट्स हैं इन पे अमल करेंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि सांस लेने का निज़ाम। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो, ये हम सब जानते हैं कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसको एनर्जी की, यानी कि तवानाई की ज़रूरत होती है। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस, वो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? वो ये एनर्जी जो है फूड के जो अज्जा होते हैं उनको तोड़कर हासिल करते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, हमें अपने जिस्म के हर सेल में खुराक को तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग, हम सांस लेने के अमल के दौरान वो क्या करते हैं? हवा से, एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं। आगे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या अमल है? कौन सा अमल है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस डेट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ब्रीदिंग कैसा अमल होता है? सांस लेना, यानी कि वो अमल है जिसके दौरान हवा जो फेफड़ों के अंदर जाती है और बाहर आती है। इन अंदर जाती है, आउट बाहर आती है। ये वो अमल है जिसके दौरान जो हवा है वो लंग्स की यानी कि फेफड़ों के अंदर आती है और बाहर जाती है। ये कौन सा अमल है? ये ब्रीदिंग का अमल है। आगे रेस्पिरेशन कौन सा अमल है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और रेस्पिरेशन को कैसा अमल है? ये वो अमल है जिसके जरिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक को इस्तेमाल करके क्या पैदा करते हैं? वो एनर्जी को पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती है। The parts of body used in the process of breathing form the respiratory system, वो पार्ट्स जो इस सिस्टम में यानी कि ब्रीदिंग में हिस्सा लेते हैं वो पार्ट्स, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का निज़ाम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं? Our respiratory system consists of the nose and throat, the windpipe यानी कि ट्रैकिया, द ब्रीथिंग मसल्स एंड द लंग्स, ये हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन पर मुश्तमिल है। किस किस पर? हमारे ये नाक पर मुश्तमिल होता है, थ्रोट यानी कि हलक या गले पर मुश्तमिल होता है, विंड पाइप सांस की नाली पर, या इसे ट्रैकिया भी कहते हैं। ब्रीदिंग मसल्स ये यानी कि तनफ्फुस के ये जो सांस लेने के जो तनफ्फुस के उज़लात होते हैं यानी कि मसल्स उज़लात को कहते हैं, वो होते हैं। एंड द लंग्स और फेफड़े, सांस लेने के अमल में ये जो सिस्टम जो मैंने अभी बताए हैं ये तमाम हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले हम नोज़ एंड थ्रोट के बारे में पढ़ेंगे। जब ये नोज़ और थ्रोट मैंने इधर बताया था, सबसे पहले हम नोज़ और थ्रोट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि नाक और हलक के बारे में पढ़ेंगे।
द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज और माउथ। ये हम सबको पता है कि जो हवा जो होती है हमारे मुंह के ज़रिए अंदर जाती है या तो फिर हमारी नोज़ के ज़रिए या नाक के ज़रिए अंदर जाती है। आवर नोज हैज़ एयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। हमारी ये नाक जो है उसके अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होता है। म्यूकस एक रतूबत होती है जो चिपकने वाली सा एक लिक्विड होता है, उसे म्यूकस कहते हैं। हमारी नाक में बाल और म्यूकस होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि जो हवा हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाती है उस हवा को वो साफ़ कर सके, नरम कर सके और गर्म कर सके। ये जो हमारे नाक के अंदर बाल हैं और म्यूकस है, उसका क्या काम है? वो हवा को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, मॉइस्चर यानी कि नरम करते हैं और वार्म और गर्म कर देते हैं। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड। म्यूकस जो है एक चिपकने वाला लिक्विड होता है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। जो हवा हमारे जो अंदर जाती है नाक के ज़रिए, जाहिर सी बात है उसमें डस्ट पार्टिकल तो होते हैं, गर्दो गुबार होता है, और वो जो गुबार होता है वो जो हमारे नाक में म्यूकस मौजूद होता है वो उसके साथ चिपक जाते हैं और साफ हवा जो है हमारे अंदर चली जाती है। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पास थ्रू द लैरिंक्स। जो हवा जो है हमारे हलक से गुजरती हुई है और कहाँ चल जाती है? गुजरते हुए लैरिंक्स में दाखिल हो जाती है। और आवर वोकल कार्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। और हमारे वोकल कार्ड जो है यानी कि वोकल कार्ड्स के होते हैं जो हमारी आवाज़ जहाँ से निकलती है, जहाँ से पैदा होती है, वो होते हैं वोकल कार्ड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्यों पैदा होते हैं? ये इससे मतलब ये इससे हमारी साउंड जो है, हमारी आवाज़ जो है बाहर निकलती है वोकल कार्ड्स के जरिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लैरिंक्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैकिया या विंड पाइप। यानी कि हवा की नाली को ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। एयर पासिस फ्रॉम द लैरिंक्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। जो हवा जो है लैरिंक्स से होती हुई कहाँ जाती है? विंड पाइप या ट्रैकिया में चली जाती है। आवर विंड पाइप इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज। जो हमारी विंड पाइप जो है वो किस तरह की बनी होती है? वह सी शेप की तरह की होती है और रिंग्स बने होते हैं। और रिंग कार्टिलेज जो कार्टिलेज होती है, नरम सी हड्डी होती है, वो सी की शक्ल की बनी हुई होती है। एंड दीज रिंग्स कीप्स आवर विंड पाइप ओपन। और ये जो रिंग्स जो हैं हमारे विंड पाइप को ओपन रखते हैं। म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर द एयर। म्यूकस और जो छोटे बाल हैं जो ट्रैकिया के अंदर म्यूकस और छोटे छोटे बाल जो हैं वो हवा को फिल्टर कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज देखें पेज नंबर 13 पे। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानी जो है सांस लेने के जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको बयान करें। पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है। और स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये इसका जो आंसर है पूरा नहीं पढ़ाया। पूरा पढ़ाती तो आपका लेक्चर लंबा हो जाता और आप इतना ज़्यादा इजीली याद ना कर सकते एक ही दिन में। मैंने वैसे इसके 3 पॉइंट्स हैं, मैंने इसके 2 पॉइंट्स आज करवा दिए हैं आपको। कौन कौन से करवाए? मैंने आपको नोज़ एंड थ्रोट करवाया है और दूसरा वाला मैंने करवाया है ट्रैकिया और विंड पाइप। ये 2 करवा दिए हैं। अगर तीसरा पॉइंट है मैं अपने कल के लेक्चर में करवाऊंगी। और ये 2 पॉइंट आपने आज याद करने हैं। इसका आंसर मैं पीछे से आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला पॉइंट ये वाला है, दूसरा आपका ट्रैकिया है, तीसरा आपका नेक्स्ट पेज पर है ब्रोंकाई एंड लंग्स है। वो मैंने आज नहीं पढ़ाया आपको, इंशाल्लाह मैं अपने अगले लेक्चर में आपको वो पढ़ा दूंगी। मैं आज अपने ये वाला याद करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कॉन्स्टिपेशन और दूसरा नमूनिया है। नमूनिया हमने नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिपेशन आज पढ़ लिया है। और इसका आंसर पेज नंबर 7 पर है। स्टूडेंट्स ये देखें पेज नंबर 7 पर कॉन्स्टिपेशन का आंसर यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। इसका आंसर आपने यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है आपने और ये याद करना है आपने। ओके, आज का लेक्चर हमारा इतना कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।